नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं आपके लिए खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शहरों में तेजी से बढ़ रही डिप्रेशन की बीमारी, देश में 5 करोड़ लोग चपेट में, इलाज की पूरी सुविधा का अभाव। हार्ट, स्किन और शुगर सहित 51 दवाएं हुई सस्ती। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने जारी की कीमतों की नई सूची, 6 से 53% की कमी। न्याय व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं लोक अदालतें, विवादों का जल्द हो रहा है निपटारा, गरीबों को बड़ी राहत। यूपी की हिना खातून का जज्बा, गरीबी के बावजूद बनी राष्ट्रीय खिलाड़ी, कई प्रतियोगिताओं में मनवाया लोहा, सरकार से मदद की दरकार। कहते हैं चिंता चिता समान है। अपने देश में चिंता से पैदा होने वाली बीमारियां अब तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाले लोग ऐसी समस्याओं का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। इन बीमारियों में घबराहट के दौरे पड़ना, भय महसूस होना और अत्यधिक भावावेश में आ जाना शामिल है। हालांकि ये समस्याएं अवसाद यानी कि डिप्रेशन जितनी गंभीर नहीं होती, लेकिन इनसे पीड़ित व्यक्ति की विकलांगता का शिकार हो सकता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। भारत में एंजाइटी डिसऑर्डर्स यानी चिंता जनित रोगों से पीड़ित लोगों की तादाद बढ़ रही है। ऐसी समस्याओं से शहरों में रहने वाले उन तबकों के लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी तनाव भरी है। चिंता जनित बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, मसलन घबराहट महसूस होना, समाज संबंधी चिंता से ग्रस्त रहना और हमेशा भयभीत महसूस करना। जीवन काल को प्रभावित करने के लिहाज से ये समस्याएं 1990 में 40वें नंबर पर थीं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस कसौटी पर अब इनका दर्जा 26वां हो गया है। यानी अब इनकी वजह से लोगों की जिंदगी के स्वस्थ वर्षों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। Stress is the reaction of the body to the interpretation of a known situation. स्ट्रेस लेवल जब भी कोई चेंज होगा वो स्ट्रेस होगा। शादी हो रही है तो स्ट्रेस है, आज नई नौकरी पे जा रहे हो तो स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेसर्स होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। कोई वेरिएशंस हैं आपके पास में। नंबर 2 इज़ मैरिटल डिसहार्मोनी और रिलेशनल डिसहार्मोनी एंड जॉब डिससैटिस्फैक्शन। ये 2 नंबर 2 स्ट्रेसेस हैं इन द वर्ल्ड, और ये 2 स्ट्रेसेस हमेशा अर्बन एरिया में रूरल एरिया के मुकाबले ज़्यादा होंगे। चिंता जनित बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन से पीड़ित मरीज खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या की हद तक भी चले जाते हैं। डिप्रेशन दिमाग में रासायनिक संदेशवाहकों में असंतुलन होने का परिणाम होता है। इस रोग का एक कारण आनुवांशिक भी है। जानकार कहते हैं कि बाकी लोग चिंताओं को काबू में रखकर या चिंता का सही समय पर उपचार कर डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाने से बच सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे समय आ रहे हैं जिनकी कोई फिज़िकल आपको फाइंडिंग्स नहीं मिलेगी, पर वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। चाहे वो नींद नहीं आना है, चाहे वो घबराहट होना है, हार्ट की रेट बढ़ जाए जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं वो शुरू हो जाए, आपको एसिडिटी ज़्यादा होने लगती है, आपको लग रहा है कि आप वॉमिट कर दोगे। अच्छा, कुछ लोग करते भी हैं वॉमिट। फिर लोगों को अगर देखा हो किसी को एग्ज़ाम्स टाइम में अगर आप एंग्जाइटी का जब वो इफ़ेक्ट आता है तो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो एंग्जाइटी की तरफ जाते हैं अगर हम बाकी कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, जबकि 3 करोड़ लोग चिंता जनित बीमारियों के शिकार हैं। चिंता जनित बीमारियां जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा पाई गई हैं, उनमें महाराष्ट्र,
दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जहां अब लोग संक्रामक रोगों की तुलना में गैर संक्रामक रोगों से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। यानी यहाँ की ज्यादा आबादी अब शहरी और पढ़ी लिखी है। ये बीमारियां जिस तेजी से बढ़ी हैं, उनकी तुलना में इलाज की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। मसलन देश में सिर्फ 3000 मनोचिकित्सक हैं, जबकि ऐसे 11,500 विशेषज्ञों की आवश्यकता है। चिकित्सा से जुड़े मनोवैज्ञानिकों की उपलब्ध संख्या केवल 500 है, जबकि उनकी अनुमानित आवश्यकता 17,250 है। मनोरोगियों को संभाल पाने में सक्षम सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या महज 400 है, जबकि ऐसे 23,000 लोगों की जरूरत है। डिप्रेशन के इलाज के लिए मनोचिकित्सा, दवाओं और जीवन शैली में बदलाव की जरूरत पड़ती है। कुछ रासायनिक समूहों की दवाएं या कई रासायनिक समूहों को मिलाकर बनाई गई दवाएं ऐसे मरीजों को दी जाती हैं। जीवन शैली बदलने के क्रम में ये जरूरी है कि लोग सामाजिक मेलजोल को ज्यादा अहमियत दें। इससे चिंताजनक बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शहरी लोगों में मनोरोग अब एक आम समस्या बनती जा रही है। एंजाइटी या बढ़ते मनोरोग के क्या हैं कारण? आखिर क्यों शहरी लोग इसकी गिरफ्त में सबसे ज्यादा हैं? हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहता से इस पर खास बात की। मेरे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव मेहता। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। थैंक यू सर। कॉमन पैरालांस में हम एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट को बोलते हैं, लेकिन मेडिकली इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसको कितना घातक मानते हैं आप? कोई भी बिहेवियर समस्या तब बनती है जब वो लगातार रहती है और वो आपके सामाजिक और व्यावसायिक ज़िंदगी पे असर डालने लग जाए। मसलन कि हम उदास हर कोई रहता है, कभी कभार चिंता हर किसी को होती है, पर वो चिंता और उदासी जब इतनी बढ़ जाए कि आपको काम करने से रुकना पड़े, आपके कामों में बाधा आने लगे, आपके सामाजिक जीवन पे बाधा आने लगे, तब हम उसको एक तरह से डिसऑर्डर या बीमारी का रूप कहते हैं। अब एंग्जाइटी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी को अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो उसको हम घबराहट कहेंगे। तो घबराहट के जो मूल फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि सिर भारी होना या हल्का होना, आंखों में धुंधला या दो दिखाई देना, मुंह और गला सूख जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना। जितने भी हमने सारी बातें की वो सारे कारण प्रेवलेंट अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं। अब मेरे को द्वारका से यहाँ पर आना है, 1 घंटा लगा। रूरल में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, सेमी अर्बन में इतना टाइम नहीं लगेगा। जब 1 घंटा लगेगा तो रोड रेज, वो वाली स्ट्रगल बढ़ेगी। ठीक है, वापस जाना है, फिर घर जाके संभालना भी है सारी चीज़ों को, तो वो टाइम उनके पास ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, मटेरियलिज्म अभी भी कम है वहाँ पर। ये नहीं है कि आपको हाई एंड मोबाइल चाहिए, वो छोटे मोबाइल से भी खुश हैं। नंबर 3, उनके पास आपस में बात करने का टाइम है, इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम है। उनके एम्बिशंस, वो अपने लेवल तक एम्बिशंस देखते हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो हम दूसरे लेवल के एम्बिशंस देखेंगे। तो जितना ज़्यादा एम्बिशन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी, उतना ज़्यादा सेरोटोनिन कंज्यूम होगा। तो प्रोटेक्शन भी उनके पास है क्योंकि जॉइंट फैमिली है, एम्बिशंस कम है, और इलाज भी उनके पास है, टाइम ज़्यादा है और खाना पीना अच्छा है। रीजंस क्या क्या हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, और कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसा एज ग्रुप जिसको आप खासकर वल्नरेबल मानते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए? सेरोटोनिन हमारे दिमाग में एक तत्व होता है जो हमारे दिमाग को चलाने का काम करता है। उसकी जब डेफिशिएंसी आती है तो ये वाले लक्षण आते हैं। उसके साथ ये मिथ तोड़ना कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों के डॉक्टर होते हैं, ये मिथ तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे। और दूसरा ये मिथ कि हाँ हमारा बिहेवियर हमारे हाथ में है, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये मिथ कि एक बार मैं दवाई खाऊंगा तो उसकी लत पड़ जाएगी, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ जितने हम लक्षण लोगों को बताएंगे हर मीडिया के अंदर, उतनी अवेयरनेस क्रिएट होगी। आज हम जिस वातावरण में जी रहे हैं, हर दूसरा शख्स किसी न किसी बीमारी या शारीरिक समस्या से पीड़ित है। ऐसे में दवा हर किसी की ज़रूरत बन गई है। लेकिन देश में व्यापक स्तर पर पैर पसार चुकी बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो महंगी होने के कारण आम लोगों की पहुँच से काफ़ी दूर हैं। लेकिन अब जल्द ही लोगों को दवाइयों की कीमतों के मसले पर राहत मिलने वाली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दवा आज किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की जरूरत है।
ऐसे में जरूरी है कि दवा सस्ती और सुलभ हो। इसी मकसद से देश में दवा की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने कई औषधियों के दाम में तब्दीली की है। अब कैंसर, हार्ट, स्किन और शुगर की 51 दवाओं की नई कीमतें तय की गई हैं। इससे इन दवाओं के दाम में 6 से 53% तक की कमी आएगी। अब तक NPPA ने जो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 में जो सूची बनी थी, उसमें लगभग 870 दवाएं हैं, जिसमें हमने लगभग 850 के दाम पहले तय कर दिए। और अगर हम ये देखें कि उनका अधिकतम मूल्य पहले क्या था और बाद में हमने जो उनकी अधिकतम सीमा MRP तय करी है, उसमें कितना परिवर्तन आया है नीचे की तरफ, तो मेरे ख्याल से लगभग 3000 करोड़ के ऊपर जनता को राहत मिली है। सरकार तो जनता के हित में काम कर रही है और चाहती है कि दवाओं के दाम सस्ते हों। NPPA ने 13 दवाओं का अधिकतम मूल्य तय किया है और 15 दवाओं के दाम में बदलाव किया है। इसके अलावा 23 जरूरी दवाओं के खुदरा मूल्य भी तय किए गए हैं। अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया है कि जिन कंपनियों की दवाओं के दाम तय सीमा से ज्यादा हैं, उन्हें तुरंत घटाया जाएगा। इसके अलावा जिन दवाओं के दाम तय सीमा से कम हैं, उसके दाम बढ़ाए नहीं जाएंगे। दवाओं की नई कीमत में GST भी जुड़ेगा। जिन औषधियों के मूल्य तय किए गए हैं, उनमें कैंसर के इलाज में काम आने वाली ऑक्सालिप्लेटिन, जापानी मस्तिष्क ज्वर और मीजल्स रूबेला के टीके शामिल हैं। एनेस्थेटिक सेवोफ्लुरिन, फाइटोमेनाडाइन और टीबी की रोकथाम में काम आने वाले BCG के टीके के दाम भी घटाए गए हैं। सरकार ने जरूरी दवाओं की एक राष्ट्रीय सूची बनाई है। समय समय पर इसमें जरूरी दवाइयों को शामिल किया जाता है। इस समय करीब 800 औषधियां इस सूची में शामिल हैं। इस सूची में शामिल दवाओं के दाम तय करने का अधिकार NPPA को है। सरकार ने 1997 में NPPA की स्थापना की थी। NPPA दवा का दाम तय करने में जिस फॉर्मूले को अपनाता है, उसके तहत किसी बीमारी की 1% से ज्यादा मार्केट हिस्सेदारी वाली जितनी दवाएं हैं, उनके दाम का औसत निकाला जाता है। ये औसत ही उस दवा का मूल्य होता है। दाम घटाने से बड़ा फर्क पड़ेगा। मसलन मॉर्फिन की कीमत 55 से 165 रुपए थी, जो अब 49.40 रुपए में बिकेगी। एल्टीप्लेस की पुरानी कीमत 19,800 रुपए से 22,000 रुपए थी। नई कीमत 17,235 रुपए होगी। गैड्रोबिनेट इंजेक्शन की पुरानी कीमत 125 से 150 रुपए थी। इसकी नई कीमत 98 रुपए 90 पैसे होगी। कोगुलेशन फैक्टर 9 इंजेक्शन 600 IU की पुरानी कीमत 13,000 रुपए थी, जो अब 11,180 रुपए हो जाएगी। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की पुरानी कीमत 2,500 से 2,700 रुपए थी। नई कीमत 1,936 रुपए 82 पैसे हो जाएगी। जो दवाएं बाजार में जिस दाम पे रिटेलर को बेची जाती हैं, प्राइस टू रिटेलर, उन दवाओं की लिस्ट बनाते हैं और उसमें फिर हम लोग ऐसी कंपनियों को छांटते हैं जिनका 1% या उससे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, और उस मार्केट शेयर को हम लोग जोड़ लेते हैं और जितनी कंपनियां हैं उसे विभाजित करके, डिवाइड करके एक हमारा औसत आता है, जो हमारा नया सीलिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो अधिकतम सीमा तय हो जाती है। तो उस अधिकतम सीमा से जो कंपनियां ऊपर बेच रही थी, उनको उस अधिकतम सीमा तक या उसके नीचे जाना पड़ता है। तो ये हमारी बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है और हम लोग दवाओं के दाम तय करने से पहले उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। इसके अलावा सरफैक्टेंट, ऑक्सीलिप्टिलिन इंजेक्शन, वोग्लिबोस, मेटफॉर्मिन जैसी दवाओं के दामों में कटौती की गई है। जो दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं, उनमें भी निर्माता कंपनी को सालाना 10% से ज्यादा दाम बढ़ाने की इजाजत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं न्याय को सर्वसुलभ बनाने के खास प्रयास की। लोक अदालतें इंसाफ को लोगों के पास ले जाने का सशक्त माध्यम है। पिछले 2 दशक में इन अदालतों के जरिए करोड़ों मामले निपटाए गए हैं।
इनकी वजह से जहां न्यायपालिका पर से काम का बोझ घटा है, तो वहीं आम लोगों को इससे बड़ी आसानी हुई है। अपने देश में लोक अदालतों का अब एक मजबूत तंत्र बन गया है। लोक अदालतों का आयोजन एक ऐसा मौका होता है जब लाखों मुकदमे एक दिन में निपटा दिए जाते हैं। एक बार तो 28 लाख मामलों को निपटारा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। लोक अदालतें अपने देश में विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम हैं। इनके गठन का आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है। इसके तहत अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की अवधारणा जोड़ी गई। इसमें कहा गया सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी दूसरी कमजोरी के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 पैराग्राफ 1 के तहत ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। इन अनुच्छेदों के तहत समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। ये अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इसके तहत विधिक सहायता एवं स्थायी लोक अदालतें अस्तित्व में आईं। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन हुआ। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना, उसका मूल्यांकन और निगरानी करना है। 1987 के अधिनियम की धारा 19 के तहत देश के सभी जिलों में लोक अदालतें लगाने की शुरुआत हुई। ये जो लोक अदालतें थी ये ऑल्टरनेटिव रिड्रेसल सिस्टम था। ये इसलिए लाई गई क्योंकि एरियाज बहुत ज़्यादा हो चुके थे और जुडिशल जो कोर्ट्स फंक्शन के दौरान हमने देखा कि भी कोर्ट्स मैनेज नहीं कर सकती थी। हर किस्म का केस जो आ रहा था वो मैनेज नहीं कर सकती थी। तो इसलिए ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया गया था कि इसमें हर केस तो नहीं जा सकता, लेकिन कई केसेस को शेड्यूल किया गया था कि जो यहाँ निपटाए जा सकते हैं। स्थायी अदालत परिसर से दूर पहले से तय स्थानों पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। जो मामले इनमें नहीं सुलझ पाते उन्हें अगली लोक अदालतों में ले जाया जाता है। इस तरह ये अदालतें निरंतर लगती रहती हैं। इनके सुचारू संचालन के लिए हर राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण और हर हाईकोर्ट में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का गठन किया गया है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवाएं समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित जिले के वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तालुका कानूनी सेवा समितियों की अध्यक्षता तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारी करते हैं। देखिए, शुरू में लोक अदालत जब आई थी तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं था और लिटिगेंट को इतना विश्वास भी नहीं था और जाता भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इसको पॉपुलराइज किया गया है और अब देखिए, अब देखने को आता है कि हज़ारों की तादाद में मुकदमे यहाँ लिस्ट होते हैं और फिर डिसाइड भी हो जाते हैं और मेरे हिसाब से ये पॉपुलराइज हो रहा है। लोक अदालतों में चली सभी कार्रवाई को सिविल कोर्ट की कार्रवाई समझा जाता है। इसके फैसले न्यायिक माने जाते हैं। इस अदालत की खासियत यह है कि अगर सभी पक्षों में समाधान को लेकर सहमति बन जाती है तो फिर यहाँ के फैसले को किसी और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आमतौर पर इन अदालतों में सभी तरह के दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद जैसे गैर आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। 2015 तक देश में 15 लाख से ज्यादा लोक अदालतें लगी थीं, जिनमें 8.25 करोड़ से ज्यादा मुकदमों का निपटारा हुआ था। लोक अदालत अभी बहुत पॉपुलर इंडिया में नहीं हुआ है। अभी भी लोगों को इसके बारे में जागरूकता उतनी नहीं है और इसके बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को इसमें काफ़ी इश्तिहार वगैरह देना चाहिए कि लोक अदालत का क्या दायरा है, किस तरह के मामले उसके पास जा सकते हैं। इस तरह से एजुकेट करने से लोक अदालत की जब लोकप्रियता बढ़ेगी तो ज़्यादा मामले वहाँ जाएंगे और कोर्ट सिस्टम से जो प्रेशर कम होगा तो दोनों तरफ लोगों को रिलीफ ग्रांट होगा। ज्यादातर राज्य सरकारों ने लोक अदालतों को प्रोत्साहित किया है। सरकारी विभागों ने नागरिकों से संबंधित अपने मुकदमों को इन न्यायालयों में सुलझाने की कोशिश की है। इससे जहां न्यायपालिका पर काम का बोझ घटा है, वहीं आम जन को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
हमारे देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने तमाम परेशानियों और मुफलिसी के बावजूद अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं हिना खातून। आइए देखते हैं हिना की कहानी। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बस्ती की हिना खातून ने एक बार फिर इस कहावत को सही साबित किया है। शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर टीन शेड के नीचे गरीबी और मुफलिसी में जीवन जी रही हिना हैंडबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। आगे सोच है कि अभी इंडिया लेवल खेलूं, बट घर की प्रॉब्लम है तो इसलिए सोचते थोड़ा कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी सरकारी मिल जाए ताकि घर को और भी अच्छा बनाए, मम्मी का हेल्प करें। राष्ट्रीय स्तर समेत कई प्रतियोगिताओं में हिना ने कई मेडल जीते, इतने कि उनके छोटे से घर में उन्हें सजाने की जगह नहीं है। हिना की मां दूसरे घरों में काम करती हैं और अंडे की दुकान लगाती हैं। 20 साल पहले हिना के पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था। दिन घर का झाड़ू बर्तन कई के करे थे, फिर 3-4 बजे दुकान लगाई थे, 10-11 बजे दुकान ही खड़ी रही थी और इतना परेशानी गुजरत रहा कि अब जाना नहीं। बस्ती के जिला अधिकारी कांशीराम आवास योजना के तहत हिना को घर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा घर की जमीन का पट्टा उनके नाम पर कर दिया है, लेकिन इससे समस्याएं खत्म नहीं हो रही। जो हमारे पास कांशीराम के कुछ आवास उपलब्ध थे, उसकी पात्रता में आने पर उसको मकान के लिए मैंने कहा था। छोटी सी जमीन थी जिसमें कुछ भी बिजनेस छोटा मोटा करके अपना गुजर बसर कर सकते। आर्थिक तंगी और समाज की बेरुखी के चलते देश में न जाने कितने खिलाड़ियों की प्रतिभा दम तोड़ देती है। अंदेशा है कि कहीं ऐसा ही हिना के साथ ना हो जाए। बस्ती से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आदिवासी समुदायों को जानने समझने की हमारी कड़ी में आज हम चलेंगे झारखंड के हजारीबाग जिले के ढेंगुरा गांव। यहाँ के आदिम जनजाति बिरहोर की अपनी खास जीवन शैली है। मूल रूप से जंगलों पर ये लोग निर्भर रहते हैं और ये जनजाति बेहद मेहनतकश है। आइए एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। आज हम पहुंचे हैं झारखंड के हजारीबाग जिले के ढेंगुरा गांव। शहर से 20-25 किलोमीटर दूर बिरहोर टांडा। दरअसल बिरहोर बस्ती को टांडा कहा जाता है। बिरहोर एक आदिम जनजाति है। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इनकी कुछ आबादी है, लेकिन बिरहोर आदिवासियों की आबादी का बड़ा हिस्सा झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंहभूमि जिलों में है। 1991 में इनकी आबादी करीब 8,000 बताई गई। फिलहाल ये आबादी 10,000 के आसपास है। बिरहोर घुमक्कड़ आदिवासी रहे हैं। ये आदिवासी लकड़ियों और पत्तों से अपने घर बनाते हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें एक जगह बसाने का फैसला किया। इनके लिए कई योजनाएं तैयार की गईं। बिरहोर आदिवासियों को पक्के मकान बनाकर दिए गए। इसके साथ ही राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम भी किए गए। लेकिन अगर आप इन मकानों में झांकेंगे तो पाएंगे कि ये सारे इंतजाम नाकाफी हैं। बिरहोर आदिवासियों में साक्षरता दर 15% के आसपास बताई जाती है और ये आबादी भयानक कुपोषण का शिकार है। बिरहोर आदिवासी अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। क्या आप लोग सब्जियां वगैरह नहीं खाते? हाँ, सब्जी खाते हैं, सब कुछ सब्जी खाते हैं, लेकिन पैसा रहते तब नहीं। हाँ। ये वाला अपने के जंगल है, मौना साग होता है कि गोलहर साग होता है। हाँ। सब कुछ आमती साग होता है, ऐसे सब हम खाते हैं। लेकिन जंगलों की कटाई ने इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। कई लोगों ने जंगल काटकर खेत बना दिए हैं। वो सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं, जिससे जंगल के जानवर जंगल छोड़कर भाग जाते हैं।
इन लोगों का कहना है कि जंगल से शिकार के अलावा भी वो दूसरे माध्यम से खाना जमा करते हैं। रोजी रोजगार की बात करें तो बिरहोर रस्सी बनाते हैं। बहुनिया नाम की बेल या एक पेड़ की छाल, जिसे चौप कहा जाता है, उससे रस्सी बनाई जाती है। जंगल कटने से बिरहोर आदिवासियों को रस्सी बनाने के लिए जंगल से कच्चा माल जुटाना मुश्किल होता गया और अब खुद को जिंदा रखने की लड़ाई में बिरहोर भी प्लास्टिक की रस्सी बनाने लगे हैं। एक और बिरहोर टांडा अमनबरू पहुंचने पर हमने देखा कि यहाँ हालात ढेंगुरा से थोड़े बेहतर हैं। शायद इसकी वजह इनकी बस्ती का घने जंगलों में होना है। यहाँ पर कुछ बिरहोर खेती भी करते हैं। लेकिन रस्सी बनाना ही यहाँ भी रोजी रोटी है। बिरहोर आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियां बेहद सीमित हैं। इनकी कुल आबादी के 70% से ज्यादा रस्सी बनाने का काम ही करता है। उस पर आदिवासियों की बनाई रस्सी का बाजार गांव देहात है। शहरों में इनकी हाथ से बनाई रस्सी की कोई मांग नहीं है और सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है या कम से कम यहाँ नजर नहीं आती है जो उनके परंपरागत रोजगार को बढ़ावा दे सके। खेती करने का कौशल बिरहोर जनजाति में नहीं है। ऊपर से जो खेती करते भी हैं वो बारिश के भरोसे। बिरहोर आदिवासियों ने रस्सी की घटती मांग और जंगलों में घटते कच्चे माल से उपजे संकट से निपटने की कोशिश की है। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए खेतों में मजदूरी शुरू की है, लेकिन जंगलों में रहने वाले और जंगल में जीने वाले इन आदिवासियों के पास आधुनिक समाज के काम आने वाला कोई विशेष हुनर नहीं है सिवाय उनके श्रम के, और उस श्रम का ना तो उसे उचित दाम मिलता है और ना ही साल के ज्यादातर समय काम। बिरहोर शायद एकमात्र ऐसे आदिवासी हैं जो बड़ी तादाद में अपने परंपरागत पेशे यानी रस्सी बनाने की तरफ लौटे हैं। बिरहोर आदिवासी जंगल से कई तरह की वनोपज भी जमा करते हैं। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटी भी इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। अभी भी कुछ बिरहोर महुआ और कुछ दूसरे वनोपज जमा करते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास बाजार नहीं है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ और नई रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।